वाणिज्य संकाय में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आप घर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। डिजीलैब के वीडियो के माध्यम से आपने विभिन्न अध्यायों को तैयार किया होगा। अब स्कूल खुलने वाले हैं और कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की नियमित रूप से कक्षाएं प्रारंभ होने वाली है। आइए विद्यार्थियों, आपकी तैयारी में एक और अध्याय जोड़ते हुए आज इस वीडियो के माध्यम से हम माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित दिसंबर 2020 की परीक्षा में बही खाता एवं लेखाकर्म विषय के प्रश्न पत्र की बात करते हैं। विद्यार्थियों, आप जान रहे हो कि दिसंबर 2020 में कौन सी परीक्षा हो गई। विद्यार्थियों, रुक जाना नहीं जो योजना है, उस योजना में जो विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं उनकी परीक्षा दिसंबर 2000 में हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा विद्यार्थियों, यह प्रश्न पत्र आज ही हुआ है। आइए इस प्रश्न पत्र में क्या प्रश्न आए थे और उनके क्या उत्तर हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए। विद्यार्थियों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। लाभ न कमाने वाली संस्थाएं कौन सा खाता बनाती है? आयव्यय खाता बनाती है। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। साझेदार को वेतन, कमीशन और पूंजी पर ब्याज पाने के अधिकार नहीं है। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला पूछा गया है, ए और बी 3:1 के अनुपात में लाभ-हानि बांटते हैं। वे सी को 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। उनके लाभ विभाजन का अनुपात क्या होगा? विद्यार्थियों, लाभ विभाजन का अनुपात 9:3:4 होगा। इसको मैंने आपके लिए हल भी किया है। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है। फर्म का जब विघटन हो जाता है तो फर्म के चिट्ठे में जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है उसको वसूली खाते में हस्तांतरित करते हैं। इसी प्रकार से पूंजी संचय को चिट्ठे के शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। पूंजी संचय को संचय और अधिक के शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पूछा गया था, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं का उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य सेवा भावना होता है। साझेदारी फर्म का पंजीयन ऐच्छिक होता है। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। वसूली खाते का परिणाम सभी साझेदारों के पूंजी खाते में अंतरित किया जाता है। संपत्तियां सदैव समता एवं दायित्व के बराबर होती है। इसी प्रकार से सत्य असत्य पूछे गए थे। उसमें आयगत मदों को आयव्यय खाते में लिखा जाता सत्य है। साझेदारी अनुबंध सदैव लिखित होता असत्य है, क्योंकि मौखिक भी होता है। लेखांकन प्रमाण 10 ख्याति से संबंधित सत्य है। ए, बी और सी क्रमशः 3:2:1 में साझेदार है। बी निवृत्त होता है। ए तथा सी का नया अनुपात 3:2 होगा, तो यह असत्य कथन है, क्योंकि इनका नया जो अनुपात है वह अनुपात 3:1 होगा। वित्तीय विवरण में लाभ हानि विवरण और वित्तीय स्थिति विवरण दोनों को शामिल किया जाता है। यह सत्य कथन है। सही जोड़ी मिलान के लिए आया था, उसमें पूछा है कि पार्षद सीमा नियम, तो पार्षद सीमा नियम ये कंपनी की आधारशिला होता है। अधिकृत पूंजी, ये जो अधिकृत पूंजी होती है पंजीकृत पूंजी भी कहलाती है। आनुपातिक आवंटन, अति अभिधान की दशा में आनुपातिक आवंटन होता है। ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि ये पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। और ऋण पत्रों का प्रीमियम पर शोधन जो होता है वो कंपनी के लिए हानि होता है। ये हमारा जो सही जोड़ी मिलान का प्रश्न था। विद्यार्थियों, ऐसा ही एक प्रश्न और आया है। ऑब्जेक्टिव एक शब्द में उत्तर दीजिए। साझेदारों के लाभानुपात में परिवर्तन का क्या परिणाम होता है? पुनर्गठन होता है। पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। क्या साझेदारी के विघटन पर फर्म का विघटन आवश्यक है? नहीं। उसके पश्चात भी शेष साझेदार अपना व्यवसाय शुरू रख सकते हैं। जिन दायित्वों का भुगतान 1 वर्ष के अंदर होता है उन्हें क्या कहते हैं? अल्पकालीन दायित्व कहते हैं उन्हें। ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ कौन सी क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह? संचालन क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह कहलाता है। विद्यार्थियों, 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे गए। उसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, लेखांकन की रोकड़ पद्धति से क्या आशय है? लेखांकन की रोकड़ प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केवल नगद व्यवहारों को लिखा जाता है तथा इसके लिए रोकड़ बही का उपयोग किया जाता है। इसके अथवा हम प्रश्न पूछा था, पूंजी कोष कैसे ज्ञात किया जाता है? तो पूंजी कोष जो होता है वह संपत्तियों के योग में से दायित्वों का योग घटाने पर जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे पूंजी कोष कहते हैं। इसे ज्ञात किया जाता है। त्याग का अनुपात क्या है? जो सेक्रीफाइंग रेशो होता है उसे, उसका आशय क्या है? इसका उत्तर है, साझेदारी फर्म में नए साझेदार के प्रवेश पर वर्तमान साझेदार नए साझेदार के पक्ष में अपने भाग का कुछ हिस्सा समर्पित करते हैं और वही
त्याग का अनुपात होता है। त्याग के अनुपात को ज्ञात करने का सूत्र भी होता है, त्याग का अनुपात बराबर पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटाना। अधिलाभ ज्ञात करने का क्या सूत्र है? अधिलाभ ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, अर्थात वास्तविक औसत लाभ में से जब हम सामान्य लाभ को घटा देते हैं तो हमारा त्याग का अनुपात ज्ञात हो जाता है। और प्रश्न पूछा गया है, वित्तीय विवरण की 2 उपयोगिताएं लिखिए। विद्यार्थियों, वित्तीय विवरण की उपयोगिता अनेक लोगों के लिए होती है, प्रबंधकों के लिए, विनियोक्ताओं के लिए, लेनदार के लिए, सरकार के लिए, ग्राहक के लिए, उपभोक्ता के लिए, बैंक और अन्य ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए, सबके लिए होती है। प्रबंधक की यदि बात करें तो वित्तीय विवरण के आधार पर व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं प्रबंधक को मिल जाती है और उसके आधार पर वे भविष्य की नीति का निर्धारण करते हैं। विनियोगकर्ताओं के लिए यदि इसकी उपयोगिता की बात करें तो वित्तीय विवरण से विनियोगकर्ताओं को कंपनी की आर्थिक स्थिति, लाभार्जन की क्षमता, पूंजी की संरचना आदि की जानकारी मिल जाती है, जिसके आधार पर विनियोग का निर्णय करते हैं। वित्तीय विवरण की 2 सीमाएं पूछी है। वित्तीय विवरण की सीमाओं में हम लिख सकते हैं कि केवल मौद्रिक तथ्यों का ही प्रकटीकरण होता है, अमौद्रिक तथ्यों को वित्तीय विवरण में नहीं लिखा जाता है, जबकि अमौद्रिक तथ्य भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। दूसरी इसकी सीमा है कि यह ऐतिहासिक प्रकृति का होता है, अर्थात वित्तीय विवरण केवल भूतकालीन घटनाओं, व्यवहारों की ही विवेचना करता है, भविष्य की घटना और परिस्थितियों पर कोई प्रकाश नहीं डालता। अतः भविष्य में कोई घटना जो व्यवसाय की स्थिति को प्रभावित कर सकती है, उसका ज्ञान हमें वित्तीय विवरण से नहीं हो पाता है। वित्तीय विवरण विश्लेषण के उपकरणों के 2 नाम पूछे गए हैं। विद्यार्थियों, वित्तीय विवरण विश्लेषण के अनेक उपकरण हैं। उन उपकरणों में तुलनात्मक पत्रक है, समाकार विवरण है, प्रवृत्ति विश्लेषण है, अनुपात विश्लेषण है, रोकड़ प्रवाह विवरण है, कोष प्रवाह विवरण विश्लेषण है, समविच्छेद बिंदु विश्लेषण है। ऐसे वित्तीय विवरण विश्लेषण के उपकरण हैं। वित्तीय विवरण के विश्लेषण से क्या आशय है? वित्तीय विवरण के विश्लेषण से आशय किसी वित्तीय विवरण में दिए गए तथ्यों या आंकड़ों को किसी वैज्ञानिक रीति से सुविधाजनक ढंग से इस प्रकार वर्गीकृत करना है, इस प्रकार से विश्लेषण करना है जिससे कि महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सके। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विभिन्न वित्तीय तथ्यों के मध्य आपसी संबंधों का अध्ययन करना ही वित्तीय विवरण विश्लेषण कहलाता है। वित्तीय वर्ष से क्या आशय है? विद्यार्थियों, वित्तीय वर्ष से आशय उस 12 माह की अवधि से होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च को पूर्ण होती है। वित्तीय मामलों में जो वित्तीय वर्ष की अवधि होती है वह हिसाब किताब के लिए बड़ा आधार प्रस्तुत करती है। तो विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है उसमें एक प्रश्न और पूछा है कि कंपनी के चिट्ठे में चालू दायित्व शीर्षक में कौन कौन सी मदों को सम्मिलित किया जाता है। कंपनी का जो चिट्ठा होता है, चिट्ठे के जो चालू दायित्व शीर्षक होता है, उस चालू दायित्व शीर्षक में जो मदें सम्मिलित की जाती है उसमें अल्पकालीन उधार होते हैं जो 12 माह से कम अवधि के होते हैं, लेनदार होते हैं, देय बिल होते हैं, अग्रिम प्राप्त आय होती है। ये सब कंपनी के चिट्ठे के चालू दायित्व शीर्षक की मदें हैं। तो विद्यार्थियों, ये मैंने अपने वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के प्रश्नों को डिस्कस किया है। आगामी वीडियो में हम 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। विद्यार्थियों, आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा, बेल आइकन को आपने प्रेस किया होगा। यदि नहीं भी किया है तो अभी आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल की नई योजना के अनुसार बहुत शीघ्र ही प्रश्न बैंक जारी होने वाले हैं। उन प्रश्न बैंक के आदर्श उत्तर क्या होंगे वो भी मैं अपने इस चैनल पर विभिन्न वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी परीक्षा की तैयारी हो सके और आप अच्छे नंबर से परीक्षा में पास हो सके। धन्यवाद।